बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें शादी में आए अभी थोड़ा सा ही वक्त हुआ था। मैं मर्दों वाली साइड पर बैठा हुआ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से गपशप लगा रहा था। मेरी बेटी औरतों वाली तरफ थी। उसकी सहेली की बहन की शादी थी। वो बहुत ज़्यादा जिद करके शादी पर आई थी और आते हुए मुझे ताकीद की थी कि उसे जल्दी वापस आने का ना कहा जाए। मैंने वक्ती तौर पर तो उसकी बात सुनकर हामी भर ली थी। थोड़ी देर बाद बारात आने का शोर मच गया था। आतिशबाजी पटाखों ने माहौल को खूब गर्म कर रखा था। कुछ मनचले तो हवाई फायरिंग भी किए जा रहे थे। घर वाले उठकर बारात के इस्तकबाल की गर्ज से गेट की जानिब बढ़े थे। मैं भी इसी गर्ज से उनके साथ हो लिया था। दरवाजे पर लड़कियों की एक बड़ी तादाद हाथ में फूलों की प्लेटें लिए आने वालों पर फूल की पत्तियों की बारिश की जा रही थी। मैंने गैर महसूस अंदाज में सारी लड़कियों पर नजर दौड़ाई थी। दुल्हन की बहनें और मेरी बेटी की तकरीबन सारी ही दोस्तें उन दो कतारों में मौजूद थीं, मगर मेरी बेटी उनमें से एक भी कतार में न थी। ये बात मुझे कुछ अजीब सी लगी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हो सकता है वो दुल्हन के पास ही मौजूद हो, और फिर सर झटक कर मेहमानों से हाथ मिलाकर उनका इस्तकबाल करने लगा था। मगर मैं इस बात से अनजान था कि मेरी बेटी दुल्हन के पास नहीं थी, बल्कि वो वहाँ थी जहाँ उसे नहीं होना चाहिए था। मगर मैं तो अनजान था। खुद से ही बात सोचकर मुतमईन हो गया था कि वो यहाँ होगी या वहाँ होगी। काश कि मैं एक मर्तबा जाकर खुद चेक करता कि वो असल में थी कहाँ। मैं बाप था, उसका मुझे ख्याल रखना चाहिए था, उसका ध्यान रखना चाहिए था, मगर मैं तो खुशखबरियों में मसरूफ था। बेटी की गैर मौजूदगी जानकर मुझे परेशान हो जाना चाहिए था, मगर मैं न जाने क्यों मुतमईन सा बैठा था, इस बात से अनजान कि वहाँ मेरी बेटी किस हाल में थी और उसके साथ क्या हो रहा था। तकरीबन 1 घंटे तक मेरी बेटी मंजर से गायब रही थी, लेकिन मैंने इस बात को कोई सीरियस न लिया था और गपशप में मसरूफ रहा था। खाना वगैरह खा लिया गया था। खाने के आधे घंटे बाद मेरे पास मेरी बेटी की दोस्त आई। वो मुझे बुलाने आई थी और बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी और सांस भी बुरी तरह से फूला हुआ था। उसको देखकर मैं फौरन उसके पास गया और उससे पूछा कि क्या हुआ है। तो उसने डरते डरते मेरी बेटी का नाम लिया था। वो बात करने में बहुत हिचकिचा रही थी। मैं एकदम गुस्से में आ गया और उससे कहा कि बताओ क्या बात है, कहाँ है वो। तो उसने एक तरफ इशारा किया था और फिर खुद आगे आगे चलने लगी थी। खवातीन के हिस्से से होकर हम घर के अंदरूनी हिस्से में आए, जहाँ एक तरफ कुर्सी पर मेरी बेटी बैठी हुई थी। उसका पूरा चेहरा बिखरा हुआ था और हुलिया भी बेतरतीब सा था। मुझे देखकर वो एकदम अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी और अगले ही लम्हे लड़खड़ा कर गिरने लगी थी, जब मेरी बेटी की दोस्त ने आगे बढ़कर उसे थाम लिया। मेरी बेटी ने मुझे कहा कि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, इसीलिए वो घर जाकर आराम करना चाहती है। मैंने एक नज़र उसको और फिर उसकी दोस्त को देखा था, फिर अपनी बेटी से कहा कि थोड़ी देर बाद जब मैं तुम्हें बाहर बुलाऊंगा तो बाहर आ जाना। मेरी बेटी ने सर इस बात में हिलाया था। मैं वहां से सीधा मर्दों वाली तरफ आया था और घर के मर्दों से इजाज़त वगैरह ली। सब जानने वाले थे, इसलिए कोई भी यूं फंक्शन बीच में छोड़कर ना जाने दे रहा था, बल्कि वो सब तो मुझे और मेरी बेटी को भी डोली के साथ भेजना चाहते थे। मैंने उनको अपनी बेटी की तबीयत का बताकर माजरत करना चाही थी, मगर उन्होंने कहा कि रुखसती होने में भी 1 घंटे का वक्त है। मैं तब तक अपनी बेटी को डॉक्टर के पास से वापस ले आऊं। हो सकता है कि वो भी ठीक हो जाए, फिर दोनों साथ में चले जाना, नहीं तो तुमने लाजमी जाना है। मैं चूंकि मूवी मेकर था, इसीलिए वो चाहते थे कि मैं उनके साथ शादी के हर लम्हे में शरीक हूँ। मैंने हामी भर ली थी और वक्ती इजाज़त लेकर अपनी बेटी को बुलाया और उसे अपने साथ लिए घर ले आया था। घर आकर वो सीधा अपने कमरे में चली गई थी। मैंने उससे पूछा था कि वो डॉक्टर के पास जाना चाहती है या नहीं, तो उसने इनकार कर दिया था और कहा कि वो कुछ देर आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। मैं 40-45 मिनट के बाद उसे बताकर घर से निकल आया था ताकि रुखसती में शामिल हो सकूं। मुझे इस बात का ध्यान भी नहीं था कि मैं दूसरे शहर जा रहा था और पीछे मेरी जवान बच्ची घर में अकेली थी। मुझे ज़रा बराबर अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं था, ना ही मैंने इससे पहले कभी किया था। मैं तो हमेशा ही ऐसा करता था। रुखसती होकर जिस जगह जानी थी वो जगह यहाँ से 4 घंटे के फासले पर थी। 4 घंटे जाने और 4 घंटे आने के मिलाकर 8 घंटे का तो सिर्फ सफ़र बन जाता था। इसके अलावा वहाँ रुकने, खाने पीने, मूवी और फोटोशूट में भी 3 घंटों से ज़्यादा ही लगने थे। अभी शाम के 6:30 बज रहे थे। मैं बहुत जल्दी भी करता तो मेरी वापसी सुबह से पहले नहीं होनी थी। मैं उन लोगों को बेटी के लिए मना भी कर सकता था कि बेटी की तबीयत की खराबी की वजह से मैं उनके साथ नहीं जा सकता, मगर मैंने ऐसा ना किया था और हर बार की तरह इस मर्तबा भी बेटी को घर पर बिल्कुल तनतनहा छोड़कर घर से निकल गया था, इस बात से अनजान की वापसी पर मुझ पर कौन सी क़यामत गुजरने वाली थी। मैं हर चीज़ से अनजान और बेपरवाह होकर शादी के हंगामों में मसरूफ़ हो गया था। अगले दिन सोच के ऐन मुताबिक
मुझे घर पहुंचते पहुंचते 8 बज गए थे। मैं बड़ी मुश्किल से इजाज़त लेकर घर पहुंचा था। सारी रात जागने के बाइस उस वक्त मुझे सख्त नींद आ रही थी। मैंने बेटी को देखने की जहमत भी नहीं की थी कि वो घर पर थी भी या नहीं, कैसी थी, किस हाल में थी। मैं पहुंचा तो घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, जिसे देखकर मुझे एक पल उसकी लापरवाही पर बहुत गुस्सा आया था कि वो इस कदर लापरवाही का मुजाहरा कैसे कर सकती थी। घर का मेन गेट खुला पड़ा हुआ था और वो खुद न जाने कहाँ सो रही थी। मैंने नींद पूरी करके उठने के बाद उसकी क्लास लेने का सोचा था और लंबे लंबे डग भरता अपने कमरे में चला गया था। कमरे में जाकर मैंने कपड़े बदले और बिस्तर पर लेट गया था। कुछ ही देर में नींद की देवी मुझ पर मेहरबान हो गई थी। मैं बहुत से काम जागने के बाद करने पर छोड़कर सो गया था। अगर मुझे ज़रा भी इल्म होता कि मेरे जागने के बाद कौन कौन से भयानक तूफान मेरे मुंतज़िर थे तो मैं सोता ही नहीं। मगर मेरी किस्मत मेरा इम्तहान लेने के लिए तैयार खड़ी थी। मेरी कोताही की सज़ा अब बहुत जल्द मुझे मिलने वाली थी। मेरा नाम साकिब है। मेरी उम्र 47 साल है। मैंने एक खाते पीते घराने में आँख खोली थी। मेरे अब्बा सरकारी मुलाजिम थे और अम्मा टेलर थी। हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे। अब्बा के 3 भाई और 2 बहनें थीं। सब लोग अब्बा से बड़े थे। मेरे अब्बा बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। एफए के बाद ही अब्बा ने सरकारी मुलाजमत कर ली थी। अब्बा की शादी दादा और ताया की मर्जी से हुई थी, मगर इसमें अब्बा और अम्मा की ज़रा बराबर भी मर्जी न थी। बड़ों ने यही सोचा था कि वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों मियाँ बीवी ठीक हो जाएंगे, मगर शादी के 4 साल गुजरने के बाद भी उन दोनों के रवैयों में कुछ खास फर्क न पड़ा था। अम्मा और अब्बा दोनों तीखे मिजाज के थे, हर वक्त लड़ते रहते थे। शादी के 5वें साल मेरी पैदाइश हुई तो सबने शुक्र का सांस दिया था कि अब तो दोनों सुधर जाएंगे, क्योंकि सब उनके रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़ों से बेहद तंग थे। वो दोनों ना देखते थे कि वो खाना खा रहे हैं, कोई बड़ा पास बैठा है, किसी मौके की नज़ाकत को ना देखते थे। एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने लगते थे, मगर ये सिर्फ घर वालों की ही खाम ख्याली थी कि वो दोनों अब सुधर जाएंगे। अब तो उन दोनों के झगड़ों में मेरा वजूद भी शामिल हो चुका था, जो हर वक्त उनकी लड़ाई की जद में आ जाता था। ना बाप को परवाह थी और ना ही माँ को। माँ का तो जब दिल करता बाप का सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दिया करती थी। पहले तो सारे घर वाले उनकी आपसी लड़ाई समझकर चुप रहते थे, कुछ भी ना बोलते थे, मगर अब उन दोनों की लड़ाई में मुझे पिसता हुआ देखकर सबने अम्मा और अब्बा को समझाने की कोशिश की थी, क्योंकि उन दोनों की लड़ाई का मेरे जहन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। इस मर्तबा जब दादी ने अब्बा और अम्मा की बेइज्जती की तो अब्बा ने ट्रांसफ़र दूसरे शहर करवा लिया। मुझे और अम्मा को लेकर वो वहाँ शिफ्ट हो गए। हम किराए के मकान में रहते थे। भले ही हम एक घर के अफराद थे, मगर एक ही छत के नीचे रहते हुए हम एक दूसरे से बिल्कुल अजनबियों की तरह रहते थे। अम्मा और अब्बा की बातचीत बिल्कुल बंद थी। अम्मा मुझे कभी दिल होता तो देख लेती, खूब लाड प्यार करती, मगर कभी जब मूड में ना होती तो मैं चाहे जितना भी रो लेता, चिल्ला लेता, वो मेरी तरफ मुड़कर देखती तक नहीं थी, बल्कि पत्थर दिल बन जाया करती थी। मैं बचपन से ही माँ बाप की अदम तवज्जो का शिकार रहा हूँ। जो जो बड़ा होता गया मैं भी अपने माँ बाप से लाताल्लुक होता गया था। उन दोनों की अदम तवज्जो ने मुझ पर बहुत बुरे असरात मुरतब किए थे। मैं इंतहाई चिड़चिड़ा, बदतमीज़ और हठधर्म हो गया था। दूसरी तरफ अम्मा अब्बा की आपसी लड़ाइयाँ, जो पहले पहल सिर्फ ज़बानी कलामी होती थी, अब वो मारकुटाई पर उतर आई थी। अब्बा बेहद डिस्टर्ब रहने लगे थे। दादी, ताया, फुप्पो कई मरतबा आकर उन दोनों को समझा चुकी थी, मगर उन्होंने ना समझना था, सो ना समझे। अम्मा अब बागीपन पर उतर आई थी। अब्बा को बताए बगैर पूरा पूरा दिन घर से बाहर रहती थी। अब्बा कुछ पूछ लेते तो अम्मा जवाब देने की रवादार ना होती। अब्बा को आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लग गई थी, मगर अब वक्त हाथों से निकल चुका था। अब बात समझने या समझाने की हद से निकल चुकी थी। अम्मा के बागीपन ने अब्बा को बहुत परेशान कर दिया था। वो दिन रात सोचते रहते थे और इसका नतीजा ये निकला कि डिप्रेशन के मौजी मर्ज में मुब्तला हो गए, जिससे पहले नौकरी छूटी और फिर घर भी, और हम वापस अपने पहले वाले घर में आ गए थे। सब अब्बा को खुश रखने की बेहद कोशिश करते थे। उन दिनों में 10 साल का हो चुका था। मेरे बहन या भाई किसी की आमद मुतवक्के थी, लेकिन अम्मा इस बच्चे को दुनिया में नहीं लाना चाहती थी। अब्बा अम्मा से माफिया मांग मांग कर थक चुके थे। वो सब कुछ सही करना चाहते थे, मगर अम्मा अब ऐसा कुछ भी न चाहती थी। वो अब्बा से तलाक लेना चाहती थी। यही वजह थी कि वो इस बच्चे को भी दुनिया में ना आने देना चाहती थी। अब्बा की बर्दाश्त की हद हो गई थी। वैसे भी वो इस हालत में ना थे कि कुछ बर्दाश्त कर सकते। उनके दिमाग पर दबाव उनकी ज़िंदगी के लिए अच्छा नहीं था। लेकिन एक दिन वो हुआ जो किसी के वहम गुमान में भी ना था। अब्बा और अम्मा की लड़ाई जारी थी जब अब्बा एकदम से कमरे की जानिब गए और अगले ही लम्हे तेजी से अम्मा की तरफ बढ़े। अम्मा को पकड़कर अपनी तरफ मुड़ा। फिजा में फायर होने की बुलंद आवाज़ गूंजी थी और इसके साथ ही सबके मुंह से बेसाख्ता चीखें बुलंद हुई थी।
अम्मा दर्द से चिल्लाते हुए पेट पकड़े नीचे गिरी थी। अब्बा तेजी से घर से बाहर निकल गए थे। ताया और घर की औरतें तेजी से अम्मा की तरफ बढ़ी थी। अम्मा को लिए फौरन अस्पताल गए थे। अब्बा ने अम्मा के पेट में 2 फायर किए थे। अम्मा की हालत इंतहाई तशवीशनाक थी। उसे फौरन ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया था, जहां 3 घंटे तक उसका ऑपरेशन चलता रहा था। जबकि बाहर मेरे ताया बहुत गुस्से में थे। वो एक मरतबा अम्मा की खैरियत की खबर सुनने के बाद घर जाके अब्बा की खूब खबर लेने का इरादा किए बैठे थे, क्योंकि अब्बा ने जो हरकत की थी वो कोई छोटी तो ना थी। पीछे घर और बिरादरी वालों के बार बार फोन आ रहे थे, जिससे तंग आकर अस्पताल में मौजूद सब लोगों ने अपने अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए थे। 3 घंटे बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले थे। उन्होंने अम्मा की जान तो बचा ली थी, मगर बच्चे को वो बचा नहीं सके थे। बड़े दोनों ताया और ताई छोटे ताया और ताई को अम्मा के पास छोड़कर घर वापस आ गए थे, ताकि अब्बा से हिसाब किताब कर सकें। अब्बा गुस्से में अपने ही बच्चे के कातिल बन चुके थे। ताया ने सोच लिया था कि वो इस मर्तबा अब्बा के साथ कोई रियायत नहीं करेंगे। अब्बा ने जो किया था उसे उसकी सज़ा ज़रूर देंगे, मगर वो इस बात से बेखबर थे कि अब अब्बा उनकी कोई भी बात नहीं सुनेंगे। घर पहुंचने पर एक बड़ी क़यामत हमारी मुंतज़िर थी। घर के आगे बेतहाशा रश लगा हुआ था। अंदर मेरी फुप्पियाँ और दादी ताड़े मार मार कर रो रही थी। सहन के बीचों बीच एक जनाजा पड़ा हुआ था। जैसे ही हम सबकी नज़र जनाजे पर पड़ी तो सबके पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो जनाजा किसी और का नहीं बल्कि मेरी ही अब्बा का था। हम लोगों के अस्पताल जाने के बाद अब्बा ने बाहर गली में निकलकर खुद के दिल के बीचों बीच गोली मार दी थी और खुद का किस्सा तमाम कर दिया था। खुद मौत को गले लगाकर अब्बा हर परेशानी और हर फिक्र से आज़ाद हो गए थे। हमारे घर में कोहराम मच गया था, मगर जो चला गया था वो वापस तो नहीं आ सकता था। तीसरे दिन अम्मा डिस्चार्ज होकर घर आ गई थी और अब्बा की मौत की खबर उसे भी मिल चुकी थी। उसने कोई तासुर नहीं दिया था और चुपचाप जाकर कमरे में बंद हो गई थी। घर में कई दिन तक सोगवारियत छाई रही थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब अपने अपने मामूलाती ज़िंदगी की तरफ आ गए थे। अम्मा की इद्दत पूरी होने के बाद उसको मैके भेज दिया गया था, क्योंकि अब उसकी हमारे साथ रहने की कोई वजह न बची थी। मैं जिद करके बोर्डिंग स्कूल चला गया था। इब्तदाई तालीम के बाद मैं वहीं से हॉस्टल मुंतकिल हो गया था। घर कभी कभार महीने बाद चक्कर लगा लिया करता था, मगर रफ्ता रफ्ता वो भी कम कर दिया था, क्योंकि घर जाते ही सबके लेक्चर स्टार्ट हो जाया करते थे, जिन्हें सुन सुनकर मेरे कान पक जाया करते थे। इसीलिए मैंने वहाँ जाना ही छोड़ दिया था। मैं पढ़ाई के साथ साथ काम भी करने लगा था। मुझे फोटोग्राफी का शौक था। मेरी मेहनत और लगन ही थी कि पढ़ाई मुकम्मल होने तक मैं न सिर्फ अच्छा खासा फोटोग्राफर बन चुका था, बल्कि मेरी अपनी पहचान भी बन चुकी थी। मैं कई शादियों में मूवी मेकर रह चुका था। लोग मुझे कॉल करके बुलाते थे। दूसरी तरफ अब्बा की छोड़ी हुई जायदाद से ताया ने मेरे लिए एक घर भी बना दिया था, ताकि मेरी दौलत महफूज रह सके। एक दिन यूं ही शादी में मेरी मुलाकात सानिया से हुई और पहली नज़र में मैं उस पर दिलहार बैठा था। वो मुझे दिलो जान से अजीज हो गई थी। वहीं शादी में ही हमने एक दूसरे के साथ नंबर बदले थे और फिर हमारे राब्तों का सिलसिला चल निकला था। सानिया यतीम थी और बचपन से ही अपने चचा और चची के पास रहती थी। वो पढ़ी लिखी थी और एक स्कूल में बतौर टीचर काम कर रही थी। कुछ अरसे के बाद मैंने उसको शादी के लिए प्रपोज कर दिया, जिस पर उसने कहा कि वो भी मुझे पसंद करती है, मगर मैं अपने घर वालों को उसके घर भेजूं। उसके बाद ही पता चलेगा कि उसके घर वालों की क्या मर्जी है। उसने कहा कि वो अपने घर वालों की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं करेगी। मैंने उसी दिन घर आकर बड़े ताया और ताई से बात कर ली थी और मेरी ख्वाहिश को देखते हुए वो मेरे साथ चलने पर राजी हो गए थे, क्योंकि अब्बा के बाद अब वो दोबारा किसी पर भी अपनी मर्जी नहीं थोपना चाहते थे, क्योंकि उन पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने का अंजाम वो अपनी आंखों से देख चुके थे। अब वो दोबारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते थे जिससे उनको इस कदर भयानक अंजाम देखना पड़े। खैर, अगले हफ्ते मैं अपने ताया ताई के साथ सानिया के घर पर मौजूद था। मेरी अम्मा बीच में ना थी, क्योंकि वो दूसरी शादी कर चुकी थी और अब अपने घर और ससुराल में खुश थी। मेरी सरपरस्ती ताया और ताई के सर थी, इसीलिए सारे मामलात भी वही तय कर रहे थे। अब इसे मेरी खुशकिस्मती कहें या फिर मेरा नसीब कि सानिया के चचा चची को मैं और मेरी फैमिली बहुत पसंद आई थी। यूँ चटमंगनी और पट बिया रख दिया गया था और कुछ महीनों बाद ही सानिया मेरे संग रुखसत होकर मेरे घर आ गई थी। मैं सानिया को बहुत चाहता था। उसको एक पल के लिए भी अपनी नज़रों से ओझल ना होने देता था। वो मेरा जुनून बन चुकी थी। मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि मैं उसको इस कदर चाहूँगा या फिर उसका इस हद तक दीवाना हो जाऊँगा कि उसके बगैर मुझसे एक पल भी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी सानिया के साथ बहुत अच्छी गुजर रही थी। वो बेहद अच्छी हमसफ़र साबित हुई थी, मगर हम दोनों नहीं जानते थे कि हमारी ये खुशियाँ आरज़ी थी
शादी के तकरीबन 1 साल बाद की बात है, जब सानिया ने शर्माते लजाते हुए मुझे माँ बनने की खबर सुनाई थी। वो इस खबर को सुनकर बहुत खुश थी और मुझसे भी यही तवक्को रखती थी, लेकिन मेरे तासुरात इस सोच के बरक्स थे। यहाँ पर मैं खुदगर्ज हो गया था। मैं अपने और अपनी बीवी के बीच में किसी को भी आने नहीं देना चाहता था, यहाँ तक कि अपनी औलाद को भी नहीं। मगर सानिया की खुशी देखकर मैं फिल वक्त खामोश हो गया था। मेरा इरादा था कि कुछ वक्त के बाद सानिया से बात करके मैं उसे कायल कर लूँगा, क्योंकि अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। लेकिन इससे पहले ही खुदा ने मुझे आजमाइश में डाल दिया था। अल्लाह को मेरी ये नाशुक्री पसंद न आई थी। चौथे महीने ही सानिया की तबीयत बेहद ख़राब रहने लगी थी। डॉक्टर बार बार बच्चा गिरा देने का कह रही थी, क्योंकि उसकी वजह से सानिया की जान को खतरा था। मगर सानिया किसी तौर इस बात पर नाराज़ी हुई थी। उसको किसी भी तौर पर अपना बच्चा चाहिए था। जब मैंने इस बारे में उससे बात करने की कोशिश की तो वो मुझसे नाराज़ हो गई। शायद उसे मुझसे इस बात की उम्मीद नहीं थी, लेकिन खैर, फिर मैंने सब कुछ वक्त पर छोड़ दिया था। डिलीवरी का वक्त आया तो डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था कि बच्चे के बचने के चांसेस बहुत कम हैं, और मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मुझे अपनी बीवी की परवाह थी, लेकिन मैं कहाँ जानता था कि मेरे साथ क्या होने वाला था। मुझे अल्लाह की नाशुक्री और अपनी खुदगर्जी की कौन सी सज़ा मिलने वाली थी। महज 1 घंटे का खेल था। उसके बाद जो खबर मुझे दी गई उसने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली थी। मेरी जान से प्यारी और अजीज़ महबूबा मुझे छोड़कर जा चुकी थी, जबकि वो मुझे अपनी बेटी दी गई थी, जिसको मैंने एक नज़र तक नहीं देखा था। ताया ताई मेरी बेटी को ले गए थे। मैं काफ़ी अरसे तक पागलों वाली हालत में रहा था। जब हालत संभली तो मैं अपनी बेटी को अपने घर ले आया था। जो भी था वो मेरी बेटी थी, मगर घर लाने के बावजूद भी मुझे उससे उनसियत न हो सकी थी। मैं जब भी उसको देखता मुझे अपनी बीवी की याद आ जाती थी। मैं उसको अपनी बीवी की मौत की वजह समझता था कि अगर आज ये ना होती तो मेरी बीवी मेरे साथ होती। मेरी बीवी को मुझसे दूर करने वाली यही थी। मैंने घर पर एक कुल वक्ती मुलाजमा रख ली थी जो मेरी बेटी को संभालती रहती थी। मेरी बेटी के भी कैसे नसीब थे। माँ तो पैदा करते ही मुंह मोड़ गई थी, और बाप के होते हुए भी वो हमेशा बाप की शफकत को तरसती रही थी। मैंने कभी उसके सर पर शफकत भरा हाथ नहीं रखा था, बल्कि जब भी दिल करता तो उसको अच्छी खासी झाड़ पिला दिया करता था। नादानिस्ता तौर पर मैं अपनी बेटी के साथ वही कुछ कर रहा था जो कुछ मेरे माँ बाप ने मेरे साथ किया था। खैर, वक्त गुजरता गया और मेरी बेटी भी जवान हो गई। वो हूबहू अपनी माँ जैसी थी। न जाने क्यों मेरा दिल उसकी तरफ खींचा चला जाने लगा था, मगर मैंने खुद पर खोल चढ़ाया हुआ था। मेरी बेटी मेरी बेरुखी की ज़रा परवाह न करती थी। वो मुझसे अपने सारे हक पूरे करवाती थी, और मैं बिला चूंचना किए उसकी सारी बातें मानता चला जाता था। मैं उसकी फरमाइशें तो पूरी करने लगा था, मगर अभी तक उसको उसका बुनियादी हक, उसकी मोहब्बत नहीं दे पाया था, जो बाप होने के नाते मेरा अव्वलीन फ़र्ज था। खैर, वक्त गुजरता रहा था। मैं सोकर उठा तो मुलाजमा ने मुझे बताया कि मेरी बेटी की सेहत कल से बहुत ख़राब है। उसके पेट में शदीद दर्द था। मुलाजमा की बात सुनकर मेरा ध्यान भी उस तरफ गया था कि कल वो जिस हालत में वापस घर पहुंची थी, वाकई उसकी सेहत ठीक नहीं थी। परेशानी की बात यह थी कि वो अभी तक उठी क्यों नहीं थी, क्योंकि आज से पहले भी बहुत मरतबा ऐसा हुआ था। गाँव में जिसकी भी शादी होती, मेरी बेटी उसकी शादी पर लाजमी जाती थी, और हर मरतबा ही उसके पेट में दर्द हो जाया करता था, फिर खुद ही ठीक भी हो जाया करती थी। इसीलिए मैंने कभी इस बात पर तवज्जो ही न दी थी, ना ही कभी अपनी बेटी से पूछने की जहमत की कि ऐसा क्यों होता है, वो ऐसा क्या करती है जिससे उसके पेट में दर्द हो जाता था, या फिर उसके साथ ऐसा क्या होता था। मैं सिर्फ नाम का ही बाप था। मुझे कोई खबर न थी कि मेरी बेटी किन हालात और किन तकलीफ से गुजर रही थी। काश कि मुझे खबर हो जाती। मैं मुलाजमा के बताने पर फौरन से उठा था और अपनी बेटी के कमरे की तरफ बढ़ा था। न जाने क्यों, मगर मेरा दिल किसी अनजाने खदशे के तहत धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला था, कुछ ऐसा होने वाला था जिससे मेरी जान निकल जानी थी। मैं जैसे ही बेटी के कमरे में पहुंचा तो देखा कि मेरी बेटी आड़ी तिरछी हालत में बेड पर पड़ी हुई है। उसके मुंह से खून निकल रहा था, जिसे देखकर मेरे हाथ पैर फूल गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अपनी बेटी को खो दिया है। कांपते हाथों से अपनी बेटी का साकत वजूद बाहों में भरे मैं बहुत मुश्किल से अस्पताल पहुंचा था। मेरी बेटी को इमरजेंसी में दाखिल कर दिया गया था, जबकि मैं शिकस्ता हाल में अस्पताल के कॉरिडोर में लगे बेंचों में से एक बेंच पर बैठ गया था और हाथ जोड़कर रो रो कर अल्लाह से अपनी बेटी की ज़िंदगी की दुआएं मांगने लगा था। मुझे रह रहकर अपनी बेटी के साथ किया गया अपना सुलूक याद आ रहा था, जो मेरे कलेजे को चीर रहा था। न जाने मेरी बेटी ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त करती रही थी। मैं बहुत शर्मिंदा था। मुझे अपने किए की सज़ा मिल गई थी।
ना ही मैं अपने रब से नजरें मिला पा रहा था और ना ही खुद से। कल जब रोज़े क़यामत मेरी बीवी मुझसे अपनी बेटी के बारे में पूछती तो मैं उसे क्या कहता, कैसे उसे अपनी बेटी के बचपन लड़कपन की किस्सा सुनाता। मुझे तो उसका कोई भी किस्सा याद ना था, सिवाय सिर्फ इस बात के कि वो जब भी बाबा बाबा पुकारती, मेरे पास आती, तो मैं उसे इंतहाई बुरी तरह से धुतकार दिया करता था। डॉक्टर ने मेरी बेटी के टेस्ट किए और उसके बाद जो रिपोर्ट आई उसने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली थी। मेरा वजूद एकदम सन्नाटों की जद में आ गया था। मैंने बेसाख्ता दीवार का सहारा लिया था और फटी फटी आंखों से रिपोर्ट पर दर्ज तहरीर को पढ़ रहा था, जिसमें साफ साफ लिखा था कि मेरी बेटी पिछले 3 साल से मैदे के कैंसर में मुब्तला है। एहतियात और इलाज ना करवाने की वजह से उसका कैंसर बहुत फैल गया था और लास्ट स्टेज तक जा पहुंचा था। अब मेरी बेटी को सिर्फ दुआएं बचा सकती थी। मैं एकदम से सर हाथों में गिरा कर बैठ गया था। ये सब मेरी गलती थी, ये सब मेरी वजह से ही हुआ था। अगर मैं पहली मर्तबा जब मेरी बेटी के पेट में दर्द की शिकायत हुई थी, अगर उस वक्त उसे अस्पताल ले आता तो उस वक्त उसके मुनासिब इलाज और एहतियात से मेरी बेटी की जान बच सकती थी। मगर मेरी लापरवाही मेरी बेटी की जान निकल गई थी। डॉक्टर के मुताबिक मेरी बेटी के पास सिर्फ 3 महीने का वक्त था, उससे ज़्यादा की गारंटी वो नहीं दे सकते थे। डॉक्टर ने अपनी तरफ से खुराक में बहुत एहतियात लिख कर दी थी। उसे सिर्फ दूध के साथ कोई हल्की सी गज़ा देनी थी जो उसको हजम हो जाती। बहुत ज़्यादा मसालेदार खाने जो मेरी बेटी शादियों पर जाकर खाती रहती थी, उनसे मेरी बेटी का मैदा जख्मी हो गया था और अब वो इस पोजीशन में न था कि कोई हल्की दवाई या गोली भी बर्दाश्त कर पाता। मैं अपनी बेटी को घर ले आया था। बारी बारी सब मेरी बेटी को देखने आए थे। मेरी माँ भी न जाने कैसे इतने सालों बाद लौट कर आई थी। वो मेरी बेटी की हालत देखकर रो पड़ी थी और मुझसे माफ़िया मांगने लगी थी। मेरे पास उसे माफ़ करने के अलावा कोई चारा ना था। बस एक शिकायत थी कि काश मेरे माँ बाप मुझे अच्छी तरबियत देते, प्यार मोहब्बत से पालते, तो आज मैं यूं अपनी बेटी के सामने शर्मिंदा ना होता, बल्कि मैं अपनी बेटी के लिए दुनिया का बेहतरीन बाप साबित होता। मैंने इन 3 महीनों में अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखा था। उसे वो हर चीज़ ला कर दी थी जिसकी कभी उसे हसरत हुआ करती थी या जो चीज़ कभी उसे पसंद हुआ करती थी। मेरी बेटी मेरी मोहब्बत पाकर बहुत खुश थी, मगर वो अपनी बीमारी से अनजान थी। उसे नहीं पता था कि बहुत जल्द वो अपने बाप को तनतना छोड़कर जाने वाली थी। मैंने इस राज को राज ही रखा था ताकि वो खुश रहे, मगर आखिर मैं ये बात कब तक छुपा कर रखता। मौत से 2 दिन पहले उसे अपनी बीमारी की खबर हो गई थी। उस दिन वो मेरे गले लगकर बहुत रोई थी। वो अभी जीना चाहती थी। अभी तो उसको मेरी मोहब्बत, मेरी शफकत नसीब हुई थी और अभी के अभी ही ये अंधोनाक खबर। उसकी ख्वाहिश थी कि वो बुढ़ापे में मेरी साथी बने। उसने मुझसे कहा कि वो मरना नहीं चाहती, लेकिन ये बात उसको भी पता थी कि अब किसी भी वक्त उसका बुलावा आ सकता है। उस दिन के बाद वो गुमसुम सी हो गई और 2 दिन के बाद मेरी गोद में ही अपनी जान दे दी। मैं चाहकर भी उसे बचा नहीं पाया था। मुझे आज भी अपनी बेटी की बहुत याद आती है और मेरा दिल खून के आंसू रोता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।